गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम एस्टेट एसएस से संबंधित सीरीज़ करने जा रहे हैं। कल हमने मौर्य काल से संबंधित कुछ बची हुई क्लास आज हम पहले करेंगे और प्लस गुप्त वंश को भी हम मौर्य वंश के साथ साथ गुप्त वंश को भी करेंगे। मौर्य वंश को समाप्त कर देंगे और गुप्त वंश की एक क्लास आज हम करेंगे। तो आइए बचे हुए मौर्य वंश के बचे हुए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो वो किया था यूनानियों ने। भारतीय रंगमंच में जो यवनिका पर्दा का शुभारंभ जो किया था वो यूनानियों ने किया था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो वो 58 ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो वो कुषाण काल में बनाई गई। त्रातार मुक्तिदाता, जिसका अर्थ होता है कि उपाधि किस वंश के शासकों को दी गई है या किस वंश के शासकों को मुक्तिदाता कहा जाता है? तो वो कहा जाता है शक वंश के शासकों को। भारत में प्रथम बार सैनिक शासक व्यवहार में लाया गया, किसके द्वारा लाया गया? सैनिक शासक व्यवहार में जो लाया गया वो किन के द्वारा लाया गया? तो ग्रीकों द्वारा लाया गया। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणांदय ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? तो वो है वृत्त कथा। अगला क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य जो था वो किसका था? तो वो था सातवाहन का। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तो क्या प्रसिद्ध था? हाथी दांत के काम। मौर्य किस विवाह को हे समझते थे? यहाँ श्रेय लिखा हुआ है, ये गलत है, तो इसको हम हे करेंगे। मौर्य काल किस विवाह को हे या हीन भावना से देखता था? वो था गांधर्व विवाह। यमन राजपूत होलियोडोरस किसके दरबार में विदिशा आया? तो वो भागभद्र के काल में आया। अगला क्वेश्चन है, संवतों में किसे भारत का राष्ट्रीय संवत माना गया है? तो वो शक संवत को माना गया है। प्लिनी कौन था? तो वो यूनानी भूगोल विशेषज्ञ था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल सर्वाधिक विकसित उद्योग था। तो वो था वस्त्र उद्योग। मौर्य काल में पश्चिमी भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो वो था सोपारा। मौर्य उत्तर काल में पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह था। तो वो थी ताम्रलिप्ति। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था या वर्तमान में स्थित है, तो वो है पाकिस्तान में। अब हम मौर्य वंश को समाप्त कर गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम क्लास नंबर 16 में ही पढ़ेंगे। तो आइए गुप्त वंश के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त संवत प्रारंभ किसने किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत प्रारंभ किया। गुप्त वंश की स्थापना की? तो श्रीगुप्त ने की। गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी? तो वो थी संस्कृत। किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का उदय किस सदी में हुआ? तो वो तीसरी शताब्दी में हुआ। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा? 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा समुद्रगुप्त। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी तक चला था।
जो गुप्त संवत था, क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में, गुप्त संवत कब से कब तक चला, तो वो चला था 319 से 320 ईस्वी तक चला था। समुद्रगुप्त किस प्रकार का शासक था, तो आक्रमणकारी एवं साम्राज्यवादी था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि थे, जो वो कौन थे, हरिसेन। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो हम सब जानते हैं समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सर्वप्रथम किसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की। भारत का नेपोलियन जो कहा था, वो किसने कहा था समुद्रगुप्त को, तो वो B.N. स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय बैठा था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया, तो वाकटक नरेश रुद्रसेन से किया। आह्यान कहाँ का निवासी था, तो चीन का निवासी था, ये विदेशी यात्री था। सेतुबंध के रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था, तो वाकाटक का शासक था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो देवराज के नाम से जाना जाता है। कालिदास किसके दरबार में रहते थे, तो कुमारगुप्त प्रथम के दरबार में रहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी, वो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त राजगद्दी पर बैठा। कुमारगुप्त के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा, तो वो स्कंदगुप्त राजगद्दी पर बैठा। स्कंदगुप्त को हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। स्कंदगुप्त को किसके आक्रमणों का सामना करना पड़ा, तो हूणों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को क्या कहा गया था, तो मलेच्छर कहा गया था। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से था, तो भानुगुप्त से था। स्कंदगुप्त को किस अभिलेख सुकोपम कहा गया था, स्कंदगुप्त के किस अभिलेख को सुकोपम कहा गया था, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वो कहा गया था कहोम सतम लेख को। सर्वाराजोच्छेता की उपाधि किसने धारण की, जो सर्वाराजोच्छेता की उपाधि दी गई थी या धारण की थी, वो किसे दी गई थी, तो वो समुद्रगुप्त को दी गई थी। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है, तो वो प्रयाग के अभिलेख से मिलता है। गिरिराज पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो पुनर्निर्माण करवाया था इनका स्कंदगुप्त ने। और इसका निर्माण जो करवाया था, वो करवाया था मौर्य काल में ये बनी थी। मौर्य काल में इसका निर्माण करवाया गया था। वीणा बजाते हुए चित्र अंकित है, तो वो है समुद्रगुप्त का। सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण चक्रपालित ने करवाया था। सुदर्शन झील के किनारे जो विष्णु मंदिर का निर्माण है, वो किसने करवाया था, चक्रपालित राजा शासक ने करवाया था। किस गुप्त शासक ने दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्य पर धर्म विजय प्राप्त की, तो वो था एकमात्र समुद्रगुप्त। हूणों का महत्वपूर्ण शासक कौन था, तो वो तोरमान था। गुप्त वंश का अंतिम शासक था, तो वो था विष्णु शर्मा। तोरमान का पुत्र था, तो मिहिरकुल था। तो ये गुप्त वंश के गुप्त काल के जो महत्वपूर्ण जानकारी है, वो इस क्लास में मैंने आप लोगों को दी है। एक क्लास और लेंगे गुप्त वंश की, फिर गुप्त वंश समाप्त हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय एंड टेक केयर।